Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of Theory of Automata. I believe that you all have accessed the LMS and go through the class plan that we have shared. How many people have checked the LMS? In the LMS, we have made some minor changes. The outline is slightly changed. So you must go through the updated version of the outline, as well as you all must also go through the course execution plan that we'll follow for the rest of the course. And to get the idea that what will be the activities that we will carry out in the upcoming sessions, especially the quizzes and the activity sessions, assignment session, the remaining assignments and quizzes that have 10 marks weightage. So first activity in this regard is available on Saturday. So we'll have a quiz about today's discussion, and this quiz will be available from 3 p.m. to 7 p.m. and you all have to attempt it in this time slot. This will be 5 grammars and you have to convert all the grammars into Chomsky normal form. Okay, can you all hear me and you are understanding what I'm saying to you? This quiz will be of weightage 5 marks. So I'm not taking in the fashion of online quiz की तरह से मैं आपसे नहीं ले रही हूँ ये. I'll take it as an activity assignment, but you have to submit that assignment within 4 hours of time slot. And each and every grammar will have the weightage of 5 marks, 1 mark. So 5 grammars will have the weightage of 5 marks each. Okay. ये कब तक देंगी आप? आज लेंगी? सैटरडे को अवेलेबल होगा बेटा, सैटरडे को अवेलेबल होगा. मैं आपको इसीलिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बता रही हूँ कि सैटरडे को 3 बजे से लेके 7 बजे तक किसी एक टाइम पे जो आपको सूट करता हो आप ज्वाइन कीजिएगा. LMS असाइनमेंट आपको मिली भी होगी, उस असाइनमेंट को उसी टाइमिंग में क्विज की तरह अटेम्प्ट करके उसी वक्त सबमिट करके ही उठिएगा. वैसे असाइनमेंट ये होती है आप आराम से डाउनलोड करके बैठ जाते हैं और बस फिर 1-2 दिन बाद सबमिट करते हैं, लेकिन ये मैं क्विज के नेचर में लेना चाह रही हूँ, लेकिन MCQ बेस्ड नहीं ले रही हूँ क्विज. ये आप असाइनमेंट ही मुझे सबमिट कराएंगे, मैं उसको चेक करके उस पर मार्किंग कर दूंगी, तो 5 मार्क्स आपके ये होंगे. जो आज की डिस्कशन है, डिस्कशन हम आज करेंगे, 1-2 दिन आप टाइम ले लें उसको समझने के लिए, और सैटरडे को इसका क्विज हो जाएगा. ठीक. ओके मैम. तो क्योंकि आज ऑटोमेटा का तो पहला सेशन है, आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट्स के सेशन लिए, तो आप लोग मेरे ख्याल में यूज टू हो चुके हैं ना इस एनवायरनमेंट से. मैम जस्ट एल्गोरिथम और विजुअल की क्लास हुई थी बस. एल्गोरिथम और विजुअल की क्लास हुई थी. विजुअल बेसिक. ओके जी. चले तो हम थोड़ा सा इसीलिए पीछे से, मैं हमेशा मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि जब ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट लेती हूँ, क्योंकि कुछ कंटेंट्स ऐसे हो जो आप लोगों को ऑलरेडी कवर्ड हो, तो आपको ऑनलाइन मोड में थोड़ा जेल होने में आसानी होती है, और फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता हम स्विच होकर नए कंटेंट्स की तरफ आएंगे, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएगा. तो ऑल्दो ये डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से ले रही हूँ ताकि हम जरा वार्म अप हो जाएं और कंफर्टेबल हो जाएं इस एनवायरनमेंट के साथ. ठीक है, क्या आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है हमारी मैटर ऑफ डिस्कशन आज क्या रहेगी? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में मेरे पास कौन कौन मौजूद हैं? अब्दुल गफूर, अब्दुल जब्बार, अहमद फारूक, आयशा, अली, हमजा. हमजा कौन है? हमजा कौन है? मैम हमजा सेक्शन बी का है. अच्छा यस मैम. ओके ओके मैम वो स्वैप करवाया था ना हमने. सही. अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गया. हमजा नहीं, असल में मेरी कंपाइलर की क्लास में भी एक हमजा है, मैंने कहा वो तो नहीं है कहीं ये. अच्छा, अब्दुल गफूर है, अब्दुल जब्बार है, अहमद फारूक है, आयशा है, अली है, इरफान, करिश्मा, मेघा
मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद वकार, नज़ीर, नोमान अली, राजेश कुमार दोनों हैं, सज्जाद हुसैन भी हैं, सुमैया भी हैं, उमैर भी हैं और विजयती माला भी हैं, वहीबा अकरम भी हैं। ठीक है, तो बाकी जो लोग नहीं हैं उनसे भी कहिएगा कि वो अगर ज्वाइन कर लें तो अच्छा है। वैसे हम रिकॉर्डेड सेशन तो मैं अपलोड कर ही चुकी हूँ, बी सेक्शन वाला, आप उसको भी देख सकते हैं और ये रिकॉर्डेड सेशन भी करूँगी, लेकिन आप लोगों की अपनी कोई पर्सनल क्यूरीज भी हो सकती हैं, तो बेटर है कि आप इन सेशंस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों रीज़न है हमारे पास कि हम ये एक टॉपिक डिस्कस करें। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, हम एक्चुअली एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि लैंग्वेजेस को किसी न किसी वे में रिप्रेजेंट किया जाए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने बहुत सारे तरीके पढ़े कि क्या क्या तरीके पढ़े। अगर मुझे किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है तो अभी तक हम कौन कौन से वेज पढ़ चुके हैं। अगर आपको मैं कोई लैंग्वेज दे दूँ और आपको रिप्रेजेंट करनी पड़े, आपका मोस्ट फेवरेट वे कौन सा है, किस वे में आप चाहेंगे कि अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें? अब्दुल गफूर, नसीर, चले नसीम कुछ कहना चाह रहे थे। नसीम आप बताएं, अगर आपको कोई लैंग्वेज मैं कहूँ कि आप रिप्रेजेंट करें तो आपको कौन सा वे सबसे ज्यादा पसंद है, उसमें आप अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन है। नोमान अली, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छी लगती है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन वाकई एक ब्रीफ प्रिसाइज वे है, बहुत टू द पॉइंट वे है किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का। लेकिन पॉइंट ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सही कह रही हूँ मैं? ऐसा है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन इवन देन उन लैंग्वेजेस को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन। आयशा, आप मेरी बात से अग्री कर रही हैं, डिसअग्री कर रही हैं? मैं सही कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं कि अगर मैं उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो नहीं बना पाऊंगी? यस मैम। ऐसा है नसीम? ठीक है, तो यस एग्जांपल मैम, देंगे मुझे, कौन सी? कोई वो हमने मैम नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन नॉन रेगुलर लैंग्वेज पढ़ी थी। नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ी थी, ठीक है। आपको एक स्क्रीन पर ही नजर आ रही होगी, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक यस मैम। एक्सप्रेशंस जाहिर है कि बिल्कुल मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, बहुत सारी एक्सप्रेशन होंगी। आप किसी एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, आप कह सकते हैं वैलिड है, आप कह सकते हैं इनवैलिड है। पेपर में आता है ना कभी कभार, हम क्वेश्चन टीचर्स क्या करते हैं, हम गलती कर देते हैं एक्सप्रेशन लिखने में। आप फौरन कहते हैं कि मैम या सर ये एक्सप्रेशन ही सही नहीं है। आप फौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो लैंग्वेज के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको ये फॉलो नहीं कर रही है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ एक पूरी लैंग्वेज है और उसको एक्सप्रेस होना चाहिए। लेकिन सवाल ये, क्या हम एफए बना सकते हैं, क्या हम आरई बना सकते हैं? किस तरह से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर ले आप ही की तरह कि एक्सप्रेशन ही गलत है या एक्सप्रेशन वैलिड है? तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास इसका कोई बेटर मैकेनिज्म हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे कहूँ एक रेगुलर एक्सप्रेशन, नसीम आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्शनरी होती है। यस मैम। अगर कोई डिक्शनरी मैं आपसे कहूँ रेगुलर एक्सप्रेशन से या फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट कर दें तो आप कर पाएंगे कि वो पूरी डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रही हो? अगर आज ही अभी मैं आपको टास्क दे दूं या 100 मार्क्स का कि आपको मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पास कर दूंगी, आपका टास्क ये है कि इंग्लिश की डिक्शनरी उठाए और मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख कर दे दें कि इंग्लिश के सारे वर्ड्स को वो एक्सेप्ट करे वो रेगुलर एक्सप्रेशन, और जो इंग्लिश के वर्ड नहीं उनको रिजेक्ट कर दे, तो कर लेंगे? डिफिकल्टी होगी ना, ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बहुत सारी नहीं, ऐसी आप लैंग्वेज। जी जी नसीम मैम पूरे वर्ड्स तो हम नहीं लिख सकते ना। जी, यही सब बात है ना, पूरे वर्ड्स को नहीं लिख सकते और पूरे वर्ड्स को अलाउ कर देंगे। अगर करने की कोशिश भी करें, एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, अगर आप किसी तरह सारे वर्ड्स को अलाउ भी कर दें तो वो फिर हर वर्ड को ही, जो इनवैलिड वर्ड है उनको भी अलाउ कर देगा। ठीक है, जैसे कि CAT भी अलाउ हो जाएगा, CUT भी अलाउ हो जाएगा, मगर फिर CIT भी अलाउ हो जाएगा।
तो हम कैसे मैम आपकी आवाज कट कर रही है। मेरी आवाज कट रही है सबको? आपकी यस मैम। मैम क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, रीजन ये है अच्छा चलें, मैं कोई अल्टरनेटिव तरीका करती हूँ। मैम आपकी आवाज तो क्लियर है मैम, उनके पास इशू होगा मे बी। मेरी हमारे आवाज पास यस मैम, मुझे भी क्लियर ही आ रही हाँ है। मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलें, थैंक यू सो मच। लेकिन अब बाकी जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रही थी उनको अब आप लोग बताएं, कुछ फर्क पड़ा है या वैसी ही आ रही है जैसे पहले आ रही थी? हमारे पास तो वैसे ही आ रही है। वैसे ही आ रही है? अब सही आ रही है मैम। अब और बेहतर आ रही है? चलें ठीक है, मैं और लाउडली बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मैं इस वक्त बात ये करना चाह रही थी कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो मैथमेटिकल लैंग्वेजेस हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हमें इनको जरूर एक्सप्रेस करना होता है, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से हम ना अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। बहुत मुश्किल टास्क है। तो अब हमें कोई अल्टरनेटिव तरीका चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ, इनके अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि हम उससे जो है अपनी लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर सकें। उस रेफरेंस से हम पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है निकला है रिकर्सिव डेफिनेशन से। रिकर्सिव डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। मेरा चैप्टर नंबर 3 बुक का है और लेक्चर नंबर 7 जो मेरे लेक्चर्स में। तो हमने रिकर्सिव डेफिनेशन का एक टॉपिक पढ़ा था और हमने कहा था कि जब लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का टाइम आए तो कंप्यूटर के हिसाब से हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं, जो फंक्शन अपने आप को तब तक कॉल करता रहे जब तक कि उसके न्यू एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, और फिर डीजनरेट अपने आप को टर्मिनेट तब करे जब लैंग्वेज का स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाए। तो ये रिकर्सिव डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इस रिकर्सिव डेफिनेशन के ही एक्सटेंशन में आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है? ये एक तरह से एक रिकर्सिव फंक्शन की तरह ही शुरू होती है। ये रिकर्सिव फंक्शन शुरू होता है एक नॉन टर्मिनल से, फर्स्ट स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से, और फिर आगे बहुत सारे नॉन टर्मिनल्स को कॉल करता चला जाता है, और टर्मिनेट कहाँ होता है? टर्मिनल्स के ऊपर। ठीक है, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने पर आएंगे, कभी इसका प्रोग्राम लिखने पर आएंगे, जो कि आप डेफिनेटली नेक्स्ट सेमेस्टर में लिख रहे होंगे, तो आप रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, और वो रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट हो रहा होगा एक स्टार्टिंग स्ट्रिंग से, और वो स्ट्रिंग अपने आप को दोबारा दोबारा जनरेट कर रहा होगा, फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन कॉल कर रहा होगा, और वो टर्मिनेट कब होगा? वो फंक्शन वो टर्मिनेट होगा कुछ खास सिंबल्स, वो खास सिंबल्स आप इफ एल्स में मेंशन कर देंगे कि जैसे ही आपका स्ट्रिंग वो सिंबल देखेगा, उस सिंबल पे आपका जो ग्रामर है वो टर्मिनेट हो जाया करेगी। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर हम रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश, उर्दू, जो भी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उनको हम ग्रामर के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब से आपने लैंग्वेजेस पढ़नी शुरू की हैं, आप लैंग्वेजेस की ग्रामर पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की भी जो लैंग्वेजेस हैं, और कंप्यूटर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस बनाने के लिए हम लैंग्वेज की पहले ग्रामर डिफाइन करते हैं, और ग्रामर डिफाइन करने का हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है। वैसे तो अगर मैं आपसे कहूँ ना ग्रामर लिखिए, तो हम सब अलग-अलग तरीके से ग्रामर लिख सकते हैं। अगर मैं आपको ग्रामर लिखने के लिए कहूँ, अपने आप खुद लिखूं और किसी 2-4 और वॉलंटियर्स को ले लूं, हर किसी का ग्रामर लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो अब हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, कोई ऐसा ग्रामर लिखने का तरीका कि सारी दुनिया उसी तरह ग्रामर लिखे, ताकि हम उसको आपस में, वो ग्रामर्स आपस में कम्युनिकेट भी कर सकें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, 4 टपल डेफिनेशन है, कि अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें लिखनी है तो हम इन 4 एट्रीब्यूट्स को, इन 4 सेट्स को इस्तेमाल करके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। ये 4 सेट्स कौन से हैं? पहला सेट है V, दूसरा सेट है इनपुट सेट, अल्फाबेट सेट, तीसरा सेट है R, और चौथा सेट है S। ठीक है, ये हम ऑलरेडी, बख्तियार हुसैन, मुझे आवाज ही नहीं आ रही बेटा, बाकी सबको तो आ रही है ना?
यस मैम यस मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बेटा बख्तियार, फिर आप Yes, ऐसे yes, कीजिएगा ma'am. कि जिनको नहीं आ रही है वो फिर लाइव सेशन में सुने, ठीक है? लाइव वैसे अभी भी अगर आप अभी सुनना चाहते हैं तो आप जाकर LMS पर चेक कर सकते हैं। बी सेक्शन के साथ जो मेरा सेशन हुआ है वो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर भी और LMS के ऊपर भी, आप वहां पे सुन सकते हैं और ये सेशन भी कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ये भी आप सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज्यादातर लोगों को नहीं आ रही है तो फिर बख्तियार आपके पास कोई इशू होगा, ज्यादातर बच्चों को आ रही है बेटा। अच्छा, तो ये 4 सिंबल्स हैं। ये 4 सिंबल्स आप लोगों को याद होंगे क्या? बता रहे हैं V, अल्फाबेट सेट, R, S, ये तीनों क्या किस तरह के सिंबल्स हैं? कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेगा या मैं ही कहती रहूं? मुझे तो कहने में मजा आता रहेगा, जब मैं बोलूंगी तो मुझे तो मजा ही आएगा, लेकिन आप क्या लोग बताना बोलेंगे। है? ये 4 सिंबल्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर जो 4 सेट्स होते हैं, इनमें से किसी एक को या चारों को एक्सप्लेन कर दें। वी जो है वो सेट ऑफ वेरिएबल्स है, मतलब जिसमें हमारे पास ये हमने सेंटेंस था, सब्जेक्ट था, नाउन नाउन फ्रेज था, ये सारे हमारे वही हो गए बिल्कुल सही। वेरिएबल्स। और जो अल्फाबेट सेट है उसमें हमारे पास जैसे मैम वो हर किसी का अलग अलग है, नाउन जैसे एप्पल है, कैट, डॉग वगैरह, ये हमारे वेरी इनपुट सेट्स हो गए या टर्मिनल बोलते हैं इनको। सही। और आर? और आर मैम, आर याद नहीं मैम, ये थोड़ा अच्छा, आर है। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही। कौन कह रहे हैं? थैंक यू वलूक, थैंक यू, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। और इनको कौन ज्वाइन कर रहा है? नजीर जी, नजीर। मैम ये जो आ रहा है वो प्रोडक्शन रूल है हमारे, जो सब्स्टिट्यूशन रूल कह सकते हैं उसको। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और नंबर 4? ये हमारे स्टार्टिंग वेरिएबल है जो हम एस से स्टार्ट करते हैं मोस्टली, जो इनिशियली कंडीशंस गिवन होती है जो प्रोडक्शन रूल में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू मलूक, नजीर, दोनों आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ग्रामर देखते हैं, उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कौन सी वाली लें। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत ध्यान दिया है इसके ऊपर, तो आज हम इस वाली ग्रामर को देखते हैं। ये है एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके अंदर चारों टपल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए, ये जो ग्रामर है इसका जो पहला सेट होगा, पहली टपल है वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल्स। इस ग्रामर के सेट ऑफ वेरिएबल्स में कितने वेरिएबल होंगे? अहमद फारूक आप बताएंगे? सुमित कुमार, जवाद? इरफान जी, इरफान आप बोले। दो वेरिएबल हैं शायद। 2, एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। दोनों वेरिएबल्स के नाम क्या हैं? ए और ई। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ है। 2 वेरिएबल्स तो आपने बिल्कुल ठीक बताए हैं, लेकिन 2 वेरिएबल्स के नाम ए और ई नहीं है। अब्दुल जब्बार? संजना जी, कोई बोले? मैम स्टार्ट एंड ए। स्टार्ट एंड ए। इरफान, आपको ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि ये जो ए और ई है ना, ये एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल का नाम हमने ए ई रख दिया है। तो ए इस वक्त वैसे आपको ये समझने में बिल्कुल आगे समझ में आएगी बात। इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर हमने वेरिएबल का नाम ये रख दिया है कि ए ई एक वेरिएबल का नाम है और स्टार्ट दूसरे वेरिएबल का नाम है। तो इस पर्टिकुलर ग्रामर में 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। इसमें से स्टार्ट सिंबल कौन सा है? मैम ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। थैंक यू जोया। तो स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग वेरिएबल है या स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हम कह सकते हैं, और ए ई हमारे पास एक एडिशनल टर्मिनल या वेरिएबल भी है। यहाँ पर एक पॉइंट, क्योंकि जैसे कि इरफान ने जवाब दिया, तो बहुत ज्यादा इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात है कि वैसे तो ये वेरिएबल नेम्स है। आप सारे प्रोग्रामर बैठे हुए हैं यहाँ पर, माशाल्लाह चीते। तो वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, वो तो आपके हाथ में। आप अपना नाम रख दें, आप ABCD रख दें, कुछ भी रख दें। लेकिन वेरिएबल का नाम रखते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उसको देखकर किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल के नाम ऐसे भी होते हैं A, B, C। आमतौर पर लोग सिंगल कैरेक्टर के नाम रखते हैं वेरिएबल का ना। तो अब जैसे A E लिखा गया तो यहाँ पर एम्बिग्विटी हो सकती है। कोई सोच सकता है ये A E एक ही वेरिएबल है या ये अलग अलग वेरिएबल है।
तो बहुत बेटर है कि जब आप अपनी ग्रामर लिखें तो आप उसमें वेरिएबल का नाम सिंगल कैरेक्टर ही लिख दें, ठीक है, या फिर वो इतना एक्सप्रेसिव हो, जैसे स्टार्ट लफ्ज पता लग रहा है कि ये START अलग अलग तो नहीं हो सकते, वरना एम्बिग्विटी का बहुत चांस है। तो सिंगल कैरेक्टर रखना प्रिफर्ड है, लेकिन ये कोई कन्वेंशन नहीं है कि आपको वेरिएबल का नाम हमेशा सिंगल कैरेक्टर ही रखना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर का भी रख सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर का भी। लेकिन ये देखें जैसे कि अभी एक स्टूडेंट को, हमारी क्लास में एक छोटी सी क्लास है, उसमें एक स्टूडेंट को एम्बिग्विटी हो गई, तो ये ओवरऑल जब वर्ल्ड वाइड आपका कोई सॉफ्टवेयर आपकी ग्रामर रीड की जाएगी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है कि हम वेरिएबल का नाम ऐसा रखें कि पढ़ने वाला उसको फॉरन अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का हमारा वेरिएबल का सेक्शन। अच्छा, वेरिएबल के बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अल्फाबेट्स। तो कोई मुझे बता मैम सकता है? जी जी फैजान। मैम ये जो लास्ट के अंदर ये जो न्यूमेरिक्स ये लिखे हुए हैं 1 to 9 जी मैम जी ये क्या शो कर रहे हैं फिर? एग्जैक्टली, बिल्कुल आ रहे हैं। चले, आपने ये पूछ लिया तो हम पहले नीचे से, अल्फाबेट बिल्कुल सही सही। कौन कह रहा है अल्फाबेट्स, कौन बता रहा है? उमेर। उमेर, बिल्कुल सही कह रहे हैं उमेर, अल्फाबेट्स हैं ये। मैं वही पूछने वाली थी कि एक तो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल हमने कहा कि इस ग्रामर के अंदर सिर्फ दो हैं, स्टार्ट और AE। बाकी इसके अंदर जो चीजें हमें नजर आ रही हैं उन सबको हम कह सकते हैं अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं उमेर? एक तो आपने बता दिया हमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अल्फाबेट्स हैं। और भी कोई अल्फाबेट्स हैं? ऑपरेटर्स सारे में, ऑपरेटर्स सारे, जैसे कि एग्जांपल? प्लस प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। माइनस मल्टीप्लाई, ये डबल मल्टीप्लाई पावर के दिखाने के लिए लिखा हुआ यस है, मैम, ठीक है। और डिवीजन भी है, बस यही है। डिवीजन भी है। और मैम ये जो ब्रैकेट में AE और -AE ये भी इसमें आ सकता ब्रैकेट, AE नहीं, हाँ ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट्स बस। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये सब क्या है? इनको अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं, इनको टर्मिनल भी कह सकते हैं। इनको अल्फाबेट इस रेफरेंस से कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा FA के अंदर, RE के अंदर अल्फाबेट्स होते थे, ABCD अल्फाबेट्स हम इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर भी अल्फाबेट्स हैं। और इनको टर्मिनल इसलिए कहते हैं कि ये सिंबल जैसे ही हमें नजर आएंगे ना, हमारा फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। जब तक आपके फंक्शन को AE मिलता रहेगा, फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा, वो फिर अपने आप को कॉल करेगा, वो फिर अपने आप को कॉल करेगा और AE से फर्दर चीजों को जनरेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आपके फंक्शन को ब्रैकेट नजर आता है, प्लस नजर आता है, माइनस नजर आता है, 1 2 3 नजर आता है, वहां पर आपका फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। इस रेफरेंस से हम उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हो गया, फर्दर नॉन टर्मिनल्स हो गए, टर्मिनल्स हो गए। आखिरी चीज है प्रोडक्शन रूल्स। कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर कितने प्रोडक्शन रूल्स हैं? R का एक सेट होता है जो हमारी 4th टपल है, उसमें कहाँ है, मैं दोबारा वो आपको अगर डेफिनेशन दिखा दूं, फॉर्मल डेफिनेशन वाली स्लाइड थी ना हमारी, ये, ठीक है। तो इसके अंदर एक R टपल भी है जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स को हम डिफाइन करते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर कितने रूल हैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर? 9 है शायद। 9? मैम ये सारे प्रोडक्शन रूल हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। मलूक वेरी वेल ट्राइड, बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चांस और दे रही हूँ, 9 नहीं है। मैम 7 है। 8 होंगे 8। 8 नहीं, नहीं नहीं, 9 से ज्यादा है, 9 से कम नहीं है। 9 तो बिल्कुल सही है जो आपने आइडेंटिफाई किए, मगर कुछ और रूल्स भी हैं। कौन, किसी को याद है ये बात? यस मैम। 18 18 बिल्कुल सही, Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। ये कैसे? 1 to 9 है वो अलग अलग होंगे। ये अलग अलग रूल है, ये जो 15 मैम। और लगेगा वो जो और वाले हैं वो मिला के लिखे हुए हैं। शाबाश, 18 सही है। ठीक है। तो ये जब हम और लगाते थे बीच में, इसका मतलब है कि इनको मैं अलग अलग लाइंस में भी लिख सकती थी। मैं लिख सकती थी सिर्फ AE = 1, AE = 2। ये मैं साइड में, चलो दोबारा ये काम करते हैं, ये प्रैक्टिस मुझे अच्छी आई लगती थिंक है। मैम 17 हो जाएंगे। हाँ वो तादाद 8 और 9 जी 17। अच्छा जी, तो ये देखें AE प्रोड्यूसर्स अगर लिखा हुआ है हमारे पास 1 और 2, ये आप लोगों को छोटा नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं,
ठीक है, तो ये दिखने में हमें लगता है कि ये एक रूल है, लेकिन बेसिकली ये एक रूल नहीं है, ये दो रूल ही है, लिखने का तरीका अलग है। इसको मैं चाहूं तो बिल्कुल कन्वीनियंटली ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। नहीं नजर आ रहा नहीं मैम, किसी को? मैम नहीं आ रहा नजर। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की होगी मेन। ओके, अब आया? यस मैम, अभी आ रहा है मैम। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे अगर ये एक प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है, दिखने में हमें एक लगता है, लेकिन एक्चुअली जब बीच में और का सिंबल आता है तो इसका मतलब है कि दो प्रोडक्शन रूल है। तो मेरी मर्जी है कि मुझे ये लिखना अच्छा लगता है या मुझे ये लिखना अच्छा लगता है, दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ये भी दो रूल्स है, ये भी दो रूल्स है, ठीक। तो हम ये बात कर रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमें रीड करनी आ गई है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक तरीका है कि जिससे हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनको हम आरई से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी एक टर्म है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन थी तो रेगुलर लैंग्वेज भी। रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है? मैम हर रेगुलर लैंग्वेज का एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी होता है। हर रेगुलर लैंग्वेज का एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी होता है, और हर रेगुलर एक्सप्रेशन किसी ना किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन ही है कि अगर मैं आपसे पूछूं रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो पाए। सेम ये रिलेशनशिप कॉपी कर दें आप CFG के अंदर और CFL के अंदर। हर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, हर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती ही वो है कि जिसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई जा सके, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। तो अभी तक हमें रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पता थी, अब हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की भी एक कैटेगरी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की भी एक कैटेगरी पता चल गई है, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल से स्टार्ट लिया था, अब जरा आसान एग्जाम्पल से आते हैं। तो अभी तक हमें पता था, हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी और हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी थी इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? जब मैं ये लिखती हूँ तो आपके जहन में क्या आता है? मल्टीपल, एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ एज। और हो सकता है कि बिल्कुल कोई ए ना हो, जीरो अकरेंस ऑफ ए हो, वन अकरेंस, ठीक है। ये आपके जहन में आती है क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ने की। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रीड करने की। एग्जैक्टली जो रेगुलर एक्सप्रेशन ए क्लोजर है, उसकी अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जाए तो वो ऐसे लिखी जाएगी, एस प्रोड्यूसेस एक सिंगल ए, और फिर एस अपने आप को दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर सकता है। जितनी दफा आप ए को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ए प्रोड्यूस करें और फिर एस अपने आप को फिर रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा। ये फंक्शन आप जितनी दफा रिकर्सिवली कॉल करेंगे उतनी दफा ए प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन जब आप ए की अकरेंस खत्म कराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे कि ए एस को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि ए के अंदर आप क्या पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर, एस फंक्शन के अंदर नल स्ट्रिंग, और नल स्ट्रिंग पर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो एक्चुअली ए क्लोजर अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये बनेगी। सब लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर समझ आ रही है, पढ़नी आ रही है? क्या लेकर आऊं मुझे बताओ। बेटा म्यूट करें अपने माइक। यस मैम। यस मैम, समझ आ रही। वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगर आपके सामने ये ए क्लोजर की लैंग्वेज है तो आपको अगर मैं बी क्लोजर दूं, सी क्लोजर दूं, तो आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। 1:37 PM. बेटा ये म्यूट करना पड़ेगा मुझे सारों को। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है? डेरिवेशन। डेरिवेशन से क्या मतलब होता है?
डेरिवेशन जी। मैम इससे हम फर्दर ड्राइव कर सकते हैं, जैसे एस से ए और एस, मतलब ए भी ड्राइव होगा और एस इटसेल्फ खुद को कॉल करेगा, और इसका टर्मिनल है नल, जब कोई भी स्ट्रिंग उसमें नहीं होगा, कोई भी कैरेक्टर। सही, बिल्कुल सही कह रही है। तो जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, जैसे हमने एफए बनाया था, एफए बनाने के बाद आपको मैंने पूछा कि भाई ये एफए मौजूद है, ये ट्रांजिशन ग्राफ है, अब मुझे बताएं कि इस लैंग्वेज के अंदर जिसको ये एफए रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ए बी इसका पार्ट है या नहीं, क्या ए बी एक्सेप्ट होगा, क्या बी सी एक्सेप्ट होगा। डिफरेंट हम एफएज लेते थे और फिर हम उनको एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर देखते थे कि वो किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। आप सारे लोग माशाल्लाह पूरी क्लास ये काम कर सकती है कि मैं उनको एक एफए दिखाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, किसको नहीं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी यही है कि अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दूं तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन से स्ट्रिंग इस ग्रामर का पार्ट है, इस लैंग्वेज का पार्ट है, और कौन से स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं ग्रामर देखकर कि ये कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग उस ग्रामर का पार्ट होगा या नहीं, तो उसको कैसे पता लगाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्रामर दूं और मैं आपसे पूछूं कि इससे 6 A's ड्राइव हो सकते हैं या नहीं, तो अब आप इसको देखकर कैसे बताएंगे या इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ इस लैंग्वेज का पार्ट वाकई 6 A's हो सकते हैं या नहीं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन को स्टार्ट करने का रूल है कि सबसे पहले हम पिक करते हैं किसी भी ग्रामर का स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। इस ग्रामर का स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एस है तो हमने एस ले लिया, किसी का ई होगा तो ई लेंगे, किसी का स्टार्ट होगा तो स्टार्ट लेंगे, जिसका ए ई होगा तो ए ई ले लेंगे। आपकी ग्रामर का जो भी स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है वहां से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। और फिर अब देखिए हमारा एजेंडा क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि कोई लैंग्वेज 1 2 3 4 5 6 A's जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि 6 A's रिप्रोड्यूस करने के लिए मुझे कौन सी वाली प्रोडक्शन सिलेक्ट करनी चाहिए। नीचे वाली तो डेफिनेटली नहीं, इससे तो ए प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। जी बख्तियार बेटा आपने हैंड रेज किया है, बख्तियार बोले। मैडम मुझे ये पूछना था कि आप एक क्लोजर का ये एसटीजीएफ जो ना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, ऐसा ही है ना? जी जी। तो मैडम उसमें तो हम जो नल कैरेक्टर है वो भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्ट तो नहीं हो रहा, इधर आप टर्मिनेट कर रही हैं, वो कैसे है? देखिए हाँ बेटे, ये जो ग्रामर है ना इसमें 2 प्रोडक्शंस हैं। मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ नए सिरे से ताकि आपको बात और ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। मैंने कहा एस क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मुझे ग्रामर लिखनी है किसके लिए, ए क्लोजर के लिए। सबसे पहले मैंने कहा क्या कि जब ए क्लोजर करना है तो मुझे ए एस तो प्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा। एक ए को कॉल करे और उसके बाद एस अपने आप को दोबारा कॉल करे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन मैंने एक और प्रोडक्शन का भी तो इजाफा किया है। दूसरी प्रोडक्शन जिसका मैंने इजाफा किया है वो है नल। नल में कहाँ से डालती हूँ, यहाँ से लैम्डा लिख देती हूँ। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्शन है। अब अगर ये ऊपर लिखी है और ये नीचे लिखी है, इसका ये मतलब नहीं कि कोई प्रायोरिटी में फर्क है, ये बात बड़ी समझने की है। ये लैंग्वेजेस की कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप हमेशा ये प्रोडक्शन पहले लेंगे, ये प्रोडक्शन। स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एस है तो अब एस की दोनों प्रोडक्शन की प्रायोरिटी एक जैसी है। यही तो मैं अभी, अगर आप थोड़ी देर वेट करें तो मेरी बात आपको 100% समझ में आ जाएगी। अब मेरे पास है ये ग्रामर और मैं इस ग्रामर के थ्रू आपसे पूछना चाहती हूँ कि ग्रामर क्या एक्सेप्ट करेगा। आपकी पसंद वाली एग्जांपल भी हम अभी ले लेते हैं। मैं यहाँ पर आसानी से फिलहाल ले लेती हूँ 2 A's या 3 A's। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ये 3 A's इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो सकते हैं या नहीं, या एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, जब मेरे पास कोई भी ग्रामर हो तो हमेशा मैं डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करूंगी बख्तियार, मुझे ड्राइव करके देखना है इस ग्रामर से कि ट्रिपल ए प्रोड्यूस हो सकते हैं या नहीं। तो अगर मुझे डेरिवेशन स्टार्ट करनी है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? मैडम आप पहली प्रोडक्शन नहीं। हाँ, ये बात बख्तियार आपको थोड़ा समझाना चाह रही हूँ। पहली प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन अभी मैं सोचूंगी। जो बात तय है वो ये है कि मुझे स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल पिक करना है। जिस नॉन टर्मिनल से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो रही है, वो ई हो सकता है, वो ए हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एस है। अब एस की जितनी भी प्रोडक्शंस है ना वो मैं कोई भी पिक कर सकती हूँ। इस वक्त फिलहाल क्योंकि मुझे 3 A's पिक करने हैं तो मैं कौन सी प्रोडक्शन सेलेक्ट करती हूँ, मैं ए एस सेलेक्ट करती हूँ। ए एस मैंने ले लिया। फिर मैंने क्या किया,
फिर मैंने ए एस से क्या प्रोड्यूस किया है, एक ए तो ऑलरेडी था मेरे पास, एस से मैंने दोबारा से ए एस प्रोड्यूस कर लिया, अब मेरे पास 2 ए आ गए। अब मैं क्या करूंगी, ये मैम कैसे आ गए? जी बेटा, अब मैं एस से दोबारा एस प्रोड्यूस करेंगे। अब मैं ए से एस से दोबारा ए एस प्रोड्यूस करूंगी। ये कैसे आ गए, कौन पूछ रहा है? मैम सजाद हुसैन। देखें, मैं सिंबल को कॉपी कर लूं, इसको बनाने में मुझे बड़ी तकलीफ पेश आ रही है। चलो, सबसे पहले सवाल क्या है, हम किस सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं। मैंने आपको एक ग्रामर दिखाई और इस ग्रामर से मैंने आपसे पूछा कि ये ग्रामर है, समझ लें कि कोई एफए की तरह, और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। अब आपको इस ग्रामर को देखकर डिसाइड करना है कि ये ग्रामर ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करती है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस मैं करूंगी, उस जिससे मुझे पता चलेगा कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है नहीं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेशन। बिल्कुल वैसी डेरिवेशन जो आपने मैथमेटिक्स में करते हुए आ रहे थे, जो आप कैलकुलस में करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हम इस सिंपल सी ग्रामर को, CFG को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, इसमें से एक स्ट्रिंग को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करें डेरिवेशन? स्टार्ट करने का ये रूल है कि जो भी आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है ना, उसको पिक कर लें। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ग्रामर का स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल क्या है, एस, तो मैंने एस पिक कर लिया। अब एस से मैं क्या प्रोड्यूस करूं, यहाँ पे मुझे अपनी थोड़ी सी अकल लड़ानी पड़ेगी कि मुझे एक्सेप्ट क्या कराना है। एक्सेप्ट कराना है मुझे ट्रिपल ए। यहाँ पर तो सिर्फ 2 प्रोडक्शन है, ये 200 भी हो सकती थी, ये हंड्रेड्स की तादाद में भी हो सकती थी, लेकिन मुझे प्रोडक्शन वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि मेरे जो सिंबल्स हैं, इनपुट सिंबल, उनके करीब करीब हो। जैसे कि मुझे सबसे पहले इनपुट सिंबल कौन सा जनरेट करना है, आगे तो पूरा स्ट्रिंग आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होता रहेगा, मुझे सबसे पहले क्या जनरेट करना है, ए। तो मुझे ऐसी प्रोडक्शन सेलेक्ट करनी चाहिए जो ए को कम से कम जनरेट कर पाए। ऐसी प्रोडक्शन मेरे पास है जो ए को जनरेट कर सकती है? हाँ जी है। तो वो प्रोडक्शन क्या है, ए एस प्रोड्यूसेस ए एस। तो मैंने इन दोनों में से एक प्रोडक्शन को सिलेक्ट कर लिया कि एस प्रोड्यूस कर सकती है ए एस। इसको मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि S कैन बी रिप्लेस्ड बाय AS। जहां कहीं भी S है, आप S को उठा के रिप्लेस कर सकते हैं और वहां पर आप लिख सकते हैं AS। ठीक है, लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि ट्रिपल ए प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब A तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन आगे मुझे और 2 A's प्रोड्यूस करने हैं। तो अब S लिखूंगी तो कभी भी ट्रिपल ए नहीं आएगा। S को मैं दोबारा रिप्लेस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि S बराबर है किसके, AS के। तो मैं इस S की जगह दोबारा AS लिख सकती हूँ। ठीक, 2 A's आ गए। फिर अब मैं ऐसा क्या करूं कि 3 A's आ जाए। तो मैं इस S को, 2 A's तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इस S को मैं रिप्लेस करूंगी दोबारा AS से। ठीक है, ये मेरे पास 3 A's तो आ गए, लेकिन स्ट्रिंग अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ट्रिपल ए है और यहाँ पर ट्रिपल ए एस है। तो अब क्या करें, ऐसा क्या किया जाए कि ट्रिपल ए रह जाए? सजाद या बख्तियार, आप दोनों में से कोई मुझे बताए कि हम इस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि हमारे पास ट्रिपल ए है और एस है, लेकिन हमें तो सिर्फ ट्रिपल ए चाहिए। एस की जगह पे हम वो लैम्डा रख लेंगे क्योंकि एस लैम्डा के बराबर है। तो क्योंकि ये प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है कि एस को लैम्डा से रिप्लेस किया जा सकता है, तो हम ट्रिपल ए वैसे ही लिखा रहने देंगे और एस को रिप्लेस कर देंगे किससे, लैम्डा से। ये बिल्कुल वैलिड है। तो जब ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज पे हमें पता है कि क्या आ चुका होगा, ट्रिपल ए हमारा प्रूव हो गया। ट्रिपल ए हमारा प्रूव हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हम कॉन्केटिनेट करते हैं किसी स्ट्रिंग को नल के साथ, तो वो स्ट्रिंग ही रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई। अब बख्तियार का सवाल ये था, इसका क्या फायदा क्या हुआ? सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी बेटा, इस चीज का मैम फायदा कौन सा है? इस चीज का फायदा ये है, मैं आपको, आप मुझे 2 मिनट दें, आपका इस क्वेश्चन का भी जवाब देती हूँ, लेकिन पहले मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करना चाहती हूँ। सजाद प्लीज होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा, बख्तियार अभी पूछ रहे थे कि ये तो ए क्लोजर की इक्विवेलेंट लैंग्वेज कैसे हुई, क्योंकि ए क्लोजर तो नल को एक्सेप्ट करता है। यानी कि मैं पूछ सकती थी आपसे कि क्या ये ग्रामर नल को प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं। एज को तो प्रोड्यूस कर सकती है, यहाँ तक तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन सवाल ही, बेटा जरा म्यूट कर लीजिएगा अपने माइक्स को।
होगा। हाँ, तो एस से हम क्या नल प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं? बख्तियार मुझे बताएं, आप अवेलेबल है बख्तियार? यस मैडम, कर ठीक सकते है, हैं यूजिंग नल प्रोड्यूस कर, मैं डायरेक्टली ही पहली ही प्रोडक्शन ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। जी जी ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट पहली प्रोडक्शन ये सिलेक्ट कर दूं तो मेरे पास नल आ जाएगा, लेकिन अगर मैं पहली प्रोडक्शन ये सिलेक्ट करूं, सेकंड वाले स्टेप पे मैं एस को रिप्लेस करूं लैम्डा से, तो सिर्फ एक ए आ जाएगा। तो इसलिए ये लैंग्वेज जो है ये रिप्लेसमेंट है किसका? ये लैंग्वेज ए क्लोजर का। अच्छा, अब सज्जाद का सवाल है कि हम ये करते क्यों हैं, सारी कहानी करनी क्यों है? तो इसका एक्चुअली रीजन ये है कि बेटा अच्छा, तो एक्चुअली जब हम कंपाइलर की बात करते हैं ना, कोई लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। जब आप सी लैंग्वेज में, जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन में, विजुअल की आपकी क्लास हुई थी, आप किसी विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपको विजुअल स्टूडियो बता देता है आपने प्रोग्राम सही लिखा है गलत लिखा है। अगर आप एरर करते हैं तो वो बता देता है ना, वो एक सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को खुद ब खुद कैसे पता है कि आपने प्रोग्राम सही लिखा है या गलत लिखा है? वो आपको सजेस्ट भी कर देता है। एरर आप करते हैं और वो आपको सजेस्ट कर देता है चेंजेस भी कि आपने यहाँ पर गलती की है। ये एक सॉफ्टवेयर को कैसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सी चीज वैलिड है और कौन सी नहीं? मैम, ये जो हम ये वाली अप्रोच कर रहे हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उस लैंग्वेज की भी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, उससे वो मैच करता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम हम बनाना चाहते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि उसकी ग्रामर डिजाइन की जाए। हर लैंग्वेज को हमें पहले डिफाइन करना होता है उसकी ग्रामर से, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रिंग उस ग्रामर का पार्ट है, कौन से स्ट्रिंग उस ग्रामर का पार्ट नहीं है। तो सी लैंग्वेज या जावा की ग्रामर ऐसी लिखी गई होती है कि जब वो ग्रामर मौजूद होती है और आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम अगर उस ग्रामर से ड्राइव करना की कोशिश की जाए तो ड्राइव हो जाए। वो आपका जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है वो भी डेरिवेशन का एक प्रोसेस परफॉर्म करता है। वो कहता है सबसे पहले जब प्रोग्राम खोले तो हमें क्या मिल सकता है? भाई हमें मेन मेथड मिल सकता है। अच्छा, मेन मेथड के अंदर पहली लाइन क्या हो सकती है? हो सकता है इंटीजर ए लिखी हो सकता है कोई फॉर लूप हो सकता है कोई इफ हो, तो वो पूरी ग्रामर उसके अंदर डिफाइंड होती है। आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम चेक करता है अपनी ग्रामर के सामने कि क्या यूजर ने जो कुछ लिखा है वो उसी सीक्वेंस में लिखा है, क्या ये जो स्ट्रिंग आपका जो प्रोग्राम होता है, नोट करें तो आपका प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता, एक स्ट्रिंग होता है, एक बहुत लंबा सा स्ट्रिंग, उसमें बीच में वाइट स्पेसेस भी होती हैं, बीच में सिंगल स्पेसेस भी होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, बट वो होता है एक स्ट्रिंग है। तो आपका कंपाइलर देखता ये है कि क्या वो जो ग्रामर है लैंग्वेज की, उससे वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। अगर वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकता है उस ग्रामर से, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, पार्स हो गया, कंपाइल हो गया। और अगर उसके अंदर कोई एरर होता है तो एरर उसको पता ही तब चलता है जब स्ट्रिंग आपका प्रोड्यूस नहीं हो पाता ग्रामर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कि किसी स्ट्रिंग को हम जनरेट करके देख सकें इस ग्रामर से, इसको हम कहते हैं डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए पढ़ाई जाती है सबसे पहले क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में आदत होती है ना, मैथमेटिक्स में चीजें ड्राइव होती हैं, लेकिन इसकी ज्यादा अच्छी जो इलस्ट्रेशन है वो डेरिवेशन से भी ज्यादा पार्सिंग है। और कंप्यूटर के अंदर हम पार्सिंग का टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग को पार्स किया जाता है। पार्स करने का मतलब है कि ट्री बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग को ड्राइव करके तो देखते हैं ग्रामर से, लेकिन ट्री का इस्तेमाल करके। ये किस तरह से ट्री बनाया जाता है कि सबसे पहले अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जनरेट करना चाहती हूँ इस ग्रामर से कि 6 A's प्रोड्यूस हो सकते हैं या नहीं, तो ये कैसे करूंगी? एक ट्री बनाने की कोशिश करूंगी। ट्री का रूट नोड क्या होगा? वहां पे हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही थी एस से। ठीक है, पहला सिंबल हम जो इस्तेमाल कर रहे थे वो एस इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर रूट नोड पे हम लिखेंगे एस, जो हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, और उसके बाद देखेंगे कि अब एस से प्रोड्यूस क्या क्या हो सकता है, और जो जो सिंबल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उतनी एजेस हमें एस को देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए एस सेलेक्ट किया है तो मैंने एस को 2 एजेस दे दी, एक एज से ए प्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर आपको टर्मिनल का रीजन समझ में आएगा। देखें, क्योंकि ए प्रोड्यूस हो गया तो ए प्रोड्यूस होने के बाद अब ए मजीद किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये फंक्शन यहाँ पर ए प्रोड्यूस करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ये इस फंक्शन की एस नाम का एक फंक्शन है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं।
उस s नाम के फंक्शन ने जब a प्रोड्यूस किया वो वहीं पर डीजेनरेट हो गया, लेकिन s नाम के फंक्शन ने दोबारा s प्रोड्यूस किया तो s फिर दोबारा as को कॉल कर सकता है। जितनी दफा as कॉल होते रहेंगे उतनी दफा ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जितनी दफा वो s जनरेट करेगा वो अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा। और ये s अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करना बंद कब करेगा? जब आखिरी दफा वो लैम्डा जनरेट करेगा। ये बिल्कुल डेरिवेशन की इलस्ट्रेटेड फॉर्म है, इसको हम पार्स ट्री कहते हैं। तो कुछ लोग जब स्ट्रिंग को पार्स करना चाहते हैं तो उनको पार्स ट्री मेथड अच्छा लगता है, और कुछ लोग जब स्ट्रिंग को पार्स करना चाहते हैं तो उनको डेरिवेशन अच्छी लगती है। आई होप आप लोगों को चीज क्लियर हो रही होगी। मैम जी मैम, मतलब कंप्यूटर ऐसे पार्स ट्री वाली अप्रोच यूज करता है ज्यादातर कंपाइलर जो है ना वो एक पार्सर, कंपाइलर का दूसरा नाम पार्सर भी है। पार्सर लफ्ज सुना है आपने कभी? हाँ मैम। लैंग्वेज पार्सर्स होते हैं। चले आगे आप कहीं पढ़ेंगे तो आप पार्सर्स बहुत जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज को पार्स किया जाता है। और लैंग्वेज हमारे पास जो रैम होती है उसकी तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर स्टैक होती है ना, तो उसमें ये वाला कैसे आइडेंटिफाई उस करेगा? रैम की डेटा स्ट्रक्चर स्टैक नहीं होती। रैम को आप स्टैक से भी देख सकते हैं, मतलब ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। स्टैक भी मौजूद है, क्यू भी मौजूद है। ये जरूरी नहीं कि रैम हमेशा स्टैक की तरह ही बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। रैम की डिफरेंट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बेटा एक मिनट, मुझे एक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, मैं कर लूँ फिर आप लोगों के पास वापस आती है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। भाई साहब मलूक, अरे यार डेटाबेस में डेटा નથી वञे अलाए छा इशू आहे। सुबुह जो हाँ छा था जो हिकिड़ो ॻाल्हाए रिकॉर्ड हो रहा है, इनबॉक्स में आ जाओ मेरे साथ। उभी चलें जी। तो पॉइंट ये है कि डेटा स्ट्रक्चर फिक्स नहीं कि रैम हमेशा स्टैक की तरह बिहेव करेगी, लेकिन हाँ यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है कि जब आपकी लैंग्वेज पार्स होती है, जब भी आपका जो प्रोग्राम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में है या नहीं, तो वहां पर उसको पार्स करने के लिए ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो बात कह रही हैं स्टैक, वो बिल्कुल ठीक है, मगर आपने ट्रीज पढ़े? ठीक है ना। ट्रीज को जब आप ट्रेवर्स करते हैं तो आपको स्टैक की डेफिनेटली बैकएंड पर जरूरत पड़ेगी, लेकिन जाहिर है कि ट्री आप बनाकर देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किसी एक नोड से, सोर्स नोड से किसी डेस्टिनेशन नोड तक पाथ अवेलेबल है या नहीं है। तो वो आप कैसे, उसमें बीच में आपको जाहिर है कि प्रोसेसिंग के अंदर स्टैक को इन्वॉल्व तो डेफिनेटली करना पड़ता है, लेकिन ये एक्चुअली वो प्रोसेस पार्सिंग कहलाता है। हम ये देखना चाहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को, इसमें इस वक्त मैं टारगेट कर रही हूँ कि लैंग्वेज प्रोसेस करते हुए जब हम देखते हैं कि कोई स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, तो हम एक्चुअली देखते ही हैं कि क्या वो ट्री के फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से या नहीं। ठीक है, हो सकता है आपका मेन मेथड का कोई एक ट्री मौजूद हो और उससे डिफरेंट सेवरल ब्रांचेस निकल रही हो और वो ब्रांचेस सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो यही पार्सिंग का स्टेप हमें बताता है कि कोई लैंग्वेज किसी कोई स्ट्रिंग जो है वो किसी लैंग्वेज से प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं। क्लियर हो रही है बात आपको? आगे और फर्दर हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा ये चीज अच्छे से क्लियर होने लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है जहां पर हम एक 3 प्रोडक्शंस को ले रहे हैं और ये एक्चुअली किसको प्रोड्यूस कर रही है? ये भी नंबर ऑफ एज को ही प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये लिखने का एक दूसरा तरीका है। तो डिफरेंट एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, ये डेरिवेशंस हमने करके देखी थी व्हाइट बोर्ड पे, अगर आपको याद हो। तो ये इवन की हमने देखी थी।
कि एक ऐसी, जो हमने एफए भी बनाया था, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाई थी, ऐसी लैंग्वेज के जहां पर नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज हमेशा इवन रहे, 2 एज या 2 बीज हो, या 2 ए 4 बीज हो, या 6 बीज हो, ए और बीज की नंबर ऑफ अकरेंस जो है वो हमेशा इवन रहे। उसके लिए हमने एफए और आर बनाया था, ये उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी। इसको भी हमने, अगर आपको याद हो तो हमने ड्राइव करके देखा था, डिफरेंट स्ट्रिंग्स हमने इससे पास करके देखे थे। फिर हमने एक एग्जांपल ऐसी भी की थी कि जहां पर हमने ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लिए थे, 2 ए लिए थे और 1 बी लिया था, और वो हमने देखा था कि वो उससे ड्राइव नहीं हो पाया था। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, लिखी ऐसे गई है ताकि जब हम इसको पार्स करने बैठे तो हम 2 एज और 2 बीज, इवन अकरेंस ऑफ एज और बीज को तो पार्स कर सकें, लेकिन बाकी नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे चलें। मैम जी मैम, ये हम कॉन्टेक्स्ट फ्री जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब कि जिसको हम मतलब उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं कर सकते उसको करते हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री में, सही है ना? जिनको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर सकते उनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैम ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इवन या एज के मल्टीपल टाइम या एनी नंबर ऑफ एज टाइम, तो ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन से हो जाते हैं मैम, फिर इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप ना करें ये एग्जाम्पल, क्योंकि इनिशियली आपने अभी तक सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस देखी हैं, तो ये एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है इवन वो सेम लैंग्वेज की भी, ताकि आप इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएं। अगर मैं बिल्कुल एक नई एग्जाम्पल लेकर आऊंगी तो वो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, क्योंकि आपने शायद एफ और आर में नहीं दी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप नहीं बनाए, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अगर आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाएं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का आगे एक स्लाइड आएगी, उसका स्कोप बड़ा है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रेगुलर एक्सप्रेशन वाले काम आप ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला काम नहीं ले सकते। इसलिए हम चाहें तो अगर किसी एक चीज को स्किप करना है तो रेगुलर एक्सप्रेशन को तो शायद कर भी दें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसी एग्जाम्पल है। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप श्योर हैं कि ये जो लैंग्वेज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन से हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको नहीं जाना कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तरफ, तो ना जाए। लेकिन वो उस पर्टिकुलर केस में शायद आप उसको इग्नोर कर पाए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सूनर और लेटर आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि ज्यादातर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से रिप्रेजेंट हो पाती है और उनको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बनाई, आप बनाने का आपको आइडिया भी हो गया, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रोग्राम लिखना, और बेटा ये नहीं करें, ये सेशन रिकॉर्ड होगा और YouTube पे मैं डालूंगी तो दुनिया देखेगी कि बच्चे हमारी क्लास के इस सेक्शन की क्या करते हैं। आप बी सेक्शन का लेक्चर देखिएगा, जब आप LMS पर जाएं YouTube पे जाकर बी सेक्शन वाला लेक्चर एक दफा सुनिएगा जरूर, तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे वो बच्चे हैं, कितने डिसिप्लिन से। मैं हैरान रह गई कि उन्होंने किस तरह लेक्चर सुना। आप भी ज्यादातर क्लास में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बहुत शरारती बच्चे हैं। शरारतें अच्छी बात है, लेकिन ये वक्त नहीं है शरारत का। ठीक है, तो हम आगे चलते। ये हमने डेरिवेशंस कुछ की थी क्लास में। ये भी हम एक CFG ले चुके, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड एक्सप्रेशन थी। ये भी हमने व्हाइट बोर्ड पे करके देखी थी। 2-2 पार्ट्स ट्री भी बनाकर देखे थे कि इससे भी 2 पार्ट्स ट्री बन रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि आखिरी रेलेवेंट टॉपिक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, इसके बाद सारा नया कंटेंट हम पढ़ेंगे। ये आखिरी टॉपिक है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ये है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी किसको कहते हैं? जो क्लियर ना हो। मैम क्लियर ना। जी जी, क्लियर ना हो से क्या मतलब? जिसके 2 पार्ट्स भी बन सकते हो। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, मतलब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट भी बन सकते हो। बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट भी बन सकते हैं। यानी कि अगर एक ग्रामर हो आपके पास, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रामर है, अब ये ग्रामर एम्बिगुअस है। ये ग्रामर दिखने में तो हमें पता नहीं लग रही कि एम्बिगुअस है, लेकिन एक्चुअली एम्बिगुअस क्यों है कि अगर मैं कोई स्ट्रिंग इससे जनरेट करना चाहूंगी, लेट सपोज ये कोई स्ट्रिंग है ID प्लस ID प्लस आई मल्टीप्लाई ID, और मैं आपसे पूछूं कि ये स्ट्रिंग इससे ड्राइव हो जाएगा या नहीं, तो डेफिनेटली हो जाएगा। जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्राइव हो सकता है, लेकिन इसकी डेरिवेशन 2 तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, जब हमने क्लास में ड्राइव किया था तो हमने देखा कि हमारे पास चॉइस है कि हम पहले कौन सी वाली प्रोडक्शन सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास 2 प्रोडक्शन है, E जनरेट कर सकता है E प्लस E को भी, और E जनरेट कर सकता है E मल्टीप्लाई बाय E को भी। तो जब डेरिवेशन करते हुए हमारे पास चॉइस है कि हम पहले कौन सी प्रोडक्शन सेलेक्ट करते हैं। बेटा एक हेलो, ये हशीम की कॉल आ रही थी, मैं क्लास ले रही हूँ, तो आप प्लीज उससे पूछ लेगा क्या कह रहा था। वो गया हुआ है, उसकी ट्यूशन का टाइम है, दादी के यहाँ है वो, तो आप उसे पूछ लीजिएगा कि वो आ जाए टाइम से, उसके सर आने से पहले।
अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन भी पहले ले सकते हैं या ई मल्टीप्लाई ई वाली प्रोडक्शन भी पहले ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हमें अगर ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन पहले ले लेंगे तो हमारे पास एक दूसरी शक्ल का पार्स ट्री आएगा, जबकि अगर हम ई मल्टीप्लाई ई वाली प्रोडक्शन को लेंगे तो हमारे पास जो पार्स ट्री आएगा उसकी जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये दोनों वैलिड है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, ये दोनों वैलिड पार्स ट्री है, लेकिन दो पार्स ट्री होने नहीं चाहिए। हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि अगर दो पार्ट्स ट्री बन रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, हम लेफ्ट मोस्ट ले लेते हैं, हम राइट मोस्ट ले लेते हैं। जैसे हमने डेरिवेशन में भी एग्जांपल दी ना कि डेरिवेशन भी दो तरह से हो सकती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है, राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकती है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन तब होगी कि जब हम लेफ्ट साइड वाले सारे सिंबल्स को पहले एक्सप्लोर करें, और राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे होगी, ये कौन सी हुई है, राइट मोस्ट। राइट मोस्ट क्यों है, इसको राइट मोस्ट क्यों कह रहे हैं हम? साइड वाले एक्सप्लोर्ड है पहले, क्योंकि हमेशा हम सिलेक्ट कर रहे हैं राइट वाली। मैं यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आपके सामने करती हूँ तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट में क्या फर्क है। देखिए सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ई प्रोड्यूस कर सकता है क्या। मैं सबसे पहले ले लेती हूँ यहाँ पर ई मल्टीप्लाई बाय ई, मैं बिल्कुल ले सकती हूँ कि ये प्रोडक्शन अवेलेबल है। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इस ई को पहले एक्सप्लोर करूँ या इस ई को पहले एक्सप्लोर करूँ। अगर मैं राइट साइड वाले ई को पहले एक्सप्लोर करती हूँ तो पार्स ट्री या डेरिवेशन हमारी कुछ ऐसी बनेगी जो यहाँ पर हुई है। लेकिन लेट्स सपोज मैं चूज करती हूँ कि नहीं भाई मुझे पहले वाले ई को पहले एक्सप्लोर करना है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, दोबारा लिख सकती हूँ ई प्रोड्यूसर। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही है मैम, हो रही है। नहीं हो रही? सही है, हो रही है ना? हो रही है। अच्छा, हो रही है मैम। अच्छा तो अब ये लेफ्ट साइड वाला ई ये है, इसके बदले में कौन सी प्रोडक्शन लिख सकती हूँ, मैं ये ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन इस ई के बदले लिख सकती हूँ। तो इस ई को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ई प्लस ई से, और मल्टीप्लाई ई मेरे पास पहले से मौजूद है। ठीक, तो अब मेरे पास 3 ईज आ गए। ठीक है, अगेन मेरे पास चॉइस है कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ड्राइव करना है, एक्चुअली मेरा टारगेट तो ये स्ट्रिंग है, मुझे इस स्ट्रिंग तक पहुंचना है, लेकिन अगेन मेरे पास चॉइस है कि हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली, इस इनमें से 3 ईज है हमारे पास, और इन 3 ईज में से हम किसी भी एक ई को आगे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रामर ये है, तो अब मैं कौन से ई को एक्सप्लोर करूं, मुझे क्योंकि मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रही हूं तो रिप्लेस नहीं कर सकते हम इसमें? किस में? ये मैम आईडी के इक्विवेलेंट जो है ये ई। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे ना, इससे पहले तो हमारे पास ई मल्टीप्लाई बाय ई था ना, तो ई मल्टीप्लाई बाय ई सही है मैम। अगर इस स्टेज पे मैं आईडी से रिप्लेस कर देती तो मुझे नुकसान ये होता कि ये स्ट्रिंग कभी जनरेट नहीं हो पाता, 2 आईडीज जनरेट होते लेकिन मुझे तो 3 चाहिए, तो इस स्टेज पे हम आईडी से रिप्लेस नहीं करेंगे, इस स्टेज पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं ना तो हमारी चॉइस हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही टर्म नॉन टर्मिनल होना चाहिए। अब अगली बार मैं क्या करूंगी, या आपका पार्सर क्या करेगा, अगर वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा है, हालांकि इसके सामने 3 ईज होंगे, लेकिन वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ई को ही पसंद करेंगे, और लेफ्ट साइड वाले ई से क्या ऐसा प्रोड्यूस करें कि ये इनपुट तक हम पहुंच जाए, हम इस ई से आईडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, और बाकी हमारा जो उस स्टेज पर हमारा बाकी इनपुट वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज पे हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, वो ई से जनरेट करेगा, आईडी पहले जनरेट हो चुका, प्लस पहले जनरेट हो चुका, अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट कौन सा सिंबल रह गया, लेफ्ट मोस्ट ये ई है, तो इस ई से आईडी जनरेट मल्टीप्लाई होगा ना मैम? जी ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस ई से आईडी जनरेट होगा, और फिर बाकी हमारा पूरा इनपुट सिंबल वैसे ही रह जाएगा, और लास्ट स्टेज पे आखिरी वाले ई से भी हम आईडी जनरेट कर लेंगे। ई प्रोड्यूसर्स ID plus ID
मल्टीप्लाई बाय आईडी। ठीक है, तो हम इस पूरे सिंबल से, इस पूरे ग्रामर से ये इनपुट प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन फर्क क्या है, इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरह से भी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इसको हम कहते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो दोनों तरह से डेरिवेशन की जा सकती है। अच्छा, इनमें से क्या दोनों सही है या एक सही है, या क्या हम अपनी ग्रामर को फ्री हैंड दे सकते हैं कि भाई जो जिस तरह से ड्राइव करना चाहे पार्सर उस तरह से ड्राइव कर दे? एक्चुअली ये बहुत बड़े खतरे की बात है। हमें अपनी ग्रामर को इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि या तो हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पसंद है या हमें राइट मोस्ट डेरिवेशन पसंद है। क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ पर राइट मोस्ट डेरिवेशन को अलाउ करते हैं तो डेरिवेशन का प्रोसेस तो बिल्कुल वैलिड हुआ है, सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखें कि सबसे पहले वो परफॉर्म किसको कर देगा? जब मैं इसका पार्स ट्री बना रही हूँ, ये आपको डेरिवेशन में स्टेप समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ इधर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, वैसे तो दोनों पार्स ट्री वैलिड है, इनवैलिड तो इनमें से कोई नहीं है। कंप्यूटर की मर्जी होनी चाहिए कि वो चाहे इस वे में काम करे, चाहे इस वे में काम करे। लेकिन अगर कंप्यूटर आपका इस तरह का पार्स ट्री जनरेट करता है तो ये रिजल्ट गलत देगा मैथमेटिकल कन्वेंशन के हिसाब से। पहले प्लस हो जाएगा और बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर राइट मोस्ट डेरिवेशन करने लगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की, तो हालांकि डेरिवेशन का प्रोसेस तो वैलिड रहेगा, लेकिन आपकी ग्रामर फिर गलत तरीके से काम करने लगेगी। तो हमें बहुत सोच समझ के एक तो पहले ग्रामर लिखनी होती है, और फिर डेरिवेशन का फैसला भी बहुत सोच समझ के करना होता है। डिसाइड करना होता है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की जाएगी या राइट मोस्ट डेरिवेशन। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम अपनी ग्रामर को एम्बिग्विटी प्रूफ ही रखें, उसके अंदर एम्बिग्विटी होने ही ना दें, उसके दो पार्ट्स ट्री या दो डेरिवेशंस बन ही ना सके, क्योंकि बनेंगी तो हमेशा चांस है कि वो गलत वाला पाथ चूज कर सकता है। लेकिन इवन देन आपको अपनी ग्रामर को या अपने पार्सर को रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि वो जो आपको सूट करता है तरीका, लेफ्ट मोस्ट वाला या राइट मोस्ट वाला, उसी तरीके को फॉलो करे। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम किस तरह ऐसी ग्रामर बनाएंगे कि जिसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होगी, ये हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। फिलहाल ये अभी तक यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी बेटा। मैडम प्रीवियस स्लाइड पे जाइए। प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं और प्रीवियस? जी जी, जहाँ पे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट की बात हो रही थी। मैम राइट मोस्ट में जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो थोड़ा सा गलत नहीं है, क्योंकि प्लस यहाँ पर आना। हाँ, ये थोड़ा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, सॉरी। ओके मैडम, ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अगर पॉइंट यही है समझाने का, मेरा मकसद ये था कि हमने पहले लेफ्ट वाले ई को एक्सप्लोर किया, फिर लेफ्ट वाले ई को, फिर लेफ्ट वाले सिंबल को। हर दफा जो हमारा लेफ्ट मोस्ट अनरिजॉल्व्ड सिंबल है उसको हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो राइट मोस्ट है, सॉरी राइट मोस्ट अनरिजॉल्व्ड सिंबल है। राइट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर हम हमेशा राइट वाले सिंबल्स की तरफ जाते हैं, और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर हम हमेशा लेफ्ट वाले सिंबल्स की तरफ जाते हैं। मैम दोनों भी सही हो सकते हैं ना वैसे? अगर बात आप सही कह रहे हैं, मैं वही अभी यही पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रही थी। लॉजिकली ठीक है, कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से तो वो उसको कहना चाहिए कि दोनों ठीक है, लेकिन लॉजिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें लॉजिकली अलाउ नहीं, एक चीज होती है सिंटैक्स और एक चीज होती है सेमेंटिक्स। लॉजिकली ये बात गलत है कि दो ग्रामर्स दो तरीके से पार्ट्स हो सके। कब लॉजिकली गलत हो जाएगा? अगर ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन थी ना, देखिए ये आईडी के बजाय ये लेट सपोज यहाँ पर ग्रामर 1 2 3 लिखा होता, यहाँ पर हम ग्रामर को थोड़ा सा चेंज कर दें। एक मिनट, मैं यहाँ पर इस ग्रामर को चेंज करती हूँ 1 और 2 और 3। ये ग्रामर वैलिड है, ठीक है ना? ये ग्रामर 1 2 और 3 ई 1 2 या 3 भी प्रोड्यूस कर सकता है, आईडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ 1 + 2 × 3, और मैं जानना चाहती हूँ कि ये पार्ट्स हो सकता है इस ग्रामर से या नहीं हो सकता। तो ये पार्ट्स तो हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आईडी नहीं आएगा, आईडी जनरेट नहीं होगा, बल्कि 1 जनरेट होगा। यहाँ पर क्या जनरेट होगा? 2 जनरेट होगा, और यहाँ पर क्या जनरेट होगा? 3 जनरेट होगा। ठीक है, एक ट्री ये बन रहा है, वैलिड है, जैसे कि आप कह रहे हैं मलूक, बिल्कुल सही बात है, वैलिड है। उसी तरह ये ट्री भी वैलिड है, कोई मसला नहीं है, हो जाए। लेकिन हम इसको बुरा समझते हैं, एम्बिग्विटी को बुरा इसलिए समझते हैं कि अगर आपके पार्सर ने ये वाला ट्री बना दिया तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जब इसकी प्रोसेसिंग होगी तो सबसे पहले 1 + 2 करेगा,
1 + 2 का रिजल्ट आएगा 3 और वो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और इस सारी इक्वेशन का आंसर क्या आएगा 6 या 9 सॉरी, ठीक है, यहाँ से 9 आंसर आएगा। और अगर ये वाला ट्री बनाया जाए तो वो पहले मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 × 3 और फिर 1 को प्लस करेगा, आंसर आएगा 7। तो क्या ये दोनों आंसर सही हैं? नहीं, एक सही है। तो कभी कभार कभी कभार आपकी ग्रामर ऐसी हो सकती है कि उस ग्रामर में एक तरीके से पार्स करें तो रिजल्ट सही आएगा और एक तरीके से पार्स करें तो गलत आ सकता है। इसलिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जैसी ग्रामर को एम्बिगुअस बनाना बहुत खतरे की बात है, ये तो गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगी। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में भी होगा कि अगर प्रोग्राम के 2 रिजल्ट आ सके, लेट सपोज के पार्सर 2 तरह से काम कर सके। आपने अपने घर में प्रोग्राम बनाया, उसने आउटपुट सही दिखाया, आपको असाइनमेंट सबमिट करानी थी, आपने आके जब इंस्टीट्यूट में दिखाया अपने टीचर को तो वो दूसरा पास ट्री बना लिया, उसका आउटपुट ही चेंज हो गया और वो मार्क्स जो आपको मिलने थे वो नहीं मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसलिए हम एम्बिग्विटी को प्रेफर नहीं करते। हम रिकमेंड करते हैं कि ग्रामर ऐसी हो, ऐसे लिखी जाए कि उसके अंदर एम्बिग्विटी हो ही ना, उसके 2 पार्ट ट्री बन ही ना सके, उसकी 2 डेरिवेशन हो ही ना सके। क्लियर हो रही है ना मेरी बात आप लोगों को? चलिए तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब जो हम कंटेंट्स पढ़ेंगे वो काफी नए लगेंगे आपको, नया लेक्चर पढ़ रहे हैं तो जरा अपना आंखें खोलकर और जहन को हाजिर करके सुनिएगा सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम स्टार्ट कर चुके हैं, फॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देती हूँ। सारी जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। हर रेगुलर लैंग्वेज इटसेल्फ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, क्योंकि जिस चीज की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई जा सकती है उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिखी जा सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी हैं कि जो है तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज लेकिन उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिखी जा सकती है। जैसे कि अभी हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस देखी, ये नॉन रेगुलर होती हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है, CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? नॉन रेगुलर होती हैं, लेकिन नॉन रेगुलर है लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं क्योंकि उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि सारी रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ऑलरेडी होती हैं, उनका ऑटोमेटा बनाया जा सकता है। तो CFG बहुत रेलेवेंट है ऑटोमेटा से भी, जिस चीज का ऑटोमेटा है उसका CFG बनाया जा सकता है, जिसका CFG है उसका ऑटोमेटा बनाया जा सकता है इजीली। वो ये कि आप जो ये नॉन टर्मिनल्स होते हैं उन नॉन टर्मिनल्स को आप अज्यूम कर सकते हैं एज स्टेट, और जो टर्मिनल्स होते हैं जैसे कि इसमें A, B और लैम्डा का इस्तेमाल है, इनको हम इनपुट अल्फाबेट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो एजेस के ऊपर लिखे जा सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये ग्रामर है आपके सामने, इसकी पहली प्रोडक्शन लिखी हुई है S प्रोड्यूसेस AM। रेगुलर एक्सप्रेशंस के केस में या DFA के केस में हम इसको इस एज को एरो समझ सकते हैं जो एक स्टेट से दूसरी तरफ जा रही है, और हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है इनिशियल स्टेट S। इनिशियल स्टेट हमेशा कौन सी होगी? वो स्टेट जो कि आपका स्टार्टिंग नॉन टर्म, ये हमारा S स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है तो ये इनिशियल स्टेट होगी। और फाइनल स्टेट कौन सी होगी? जहां पर आपके स्ट्रिंग्स टर्मिनल्स को जनरेट कर रहा होगा। अगर एक ही स्ट्रिंग है जहां पर टर्मिनल जनरेट हो रहे हैं तो आपकी जो है, जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज टर्मिनेट हो रही है हमारे पास F पर, F हमारा आखिरी सिंबल है कि जहां पर हमारी ग्रामर कंप्लीट हो रही है, तो F को हम ले सकते हैं एज अ फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम कि S प्रोड्यूसेस AM, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि S से एक आर्क है A की जो कि M तक जा रही है। M प्रोड्यूसेस BS, यानी कि M से एक आर्क है B की जो S तक जा रही है। ठीक है, और इवन आप ये प्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन आप चाहें तो इस प्रोडक्शन, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एज को प्रोडक्शन में चेंज करें तो क्या होगी? वही सेम, S प्रोड्यूसेस BS। वेरी गुड मुलूक, जबरदस्त। तो S प्रोड्यूसेस BS, ये आपको ग्रामर को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना आ गया। ठीक है, M से एक एज जा रही है A पे जो F तक पहुंच रही है, और M से एक एज जा रही है, F से एक एज जा रही है B पर, A पर भी, B पर भी। तो ये आप किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को देखकर CFG ड्राइव कर सकते हैं और किसी भी CFG को देखकर फाइनाइट ऑटोमेटा ड्राइव कर सकते हैं।
इस एरो को आप रिलेट कर दें बिल्कुल किससे, एज से, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं आपसे पूछूंगी नहीं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जरूर इसको एक दफा देख जरूर लें, गो थ्रू कर लें, कभी लाइफ में आपको जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रेगुलर भी हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नॉन रेगुलर भी हो सकती है। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नॉन रेगुलर होगी तो उसके अंदर हमेशा एम्बिग्विटी होगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अभी देखा, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई और ई मल्टीप्लाई बाय ई वाली जो ग्रामर थी वो एम्बिग्विटी थी उसके अंदर। उसका रीजन क्या था कि वो ग्रामर थी नॉन रेगुलर। तो अगर मुझे ऐसी ग्रामर लाइफ में हमेशा लिखनी है कि उसके अंदर एम्बिग्विटी कभी भी ना हो और वो हमेशा एक ही पार्स ट्री या एक ही डेरिवेशन जनरेट करे, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रेगुलर सीएफजी बनाना, मेक श्योर करना होगा कि जो सीएफजी मैं लिख रही हूँ वो रेगुलर हो। अब ये बात कैसे मेक श्योर होगी कि सीएफजी हमेशा रेगुलर हो? इसको लिखने के कुछ कन्वेंशन है। आपको वर्ड्स अच्छे से समझ में आते हैं तो आप वर्ड्स में समझ लें, जिसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आती है, दोनों बातें मैं समझा देती हूँ। पॉइंट ये है कि एक टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल सिर्फ दो तरह के सिंबल जनरेट कर सके। या तो नॉन टर्मिनल पूरे के पूरे वर्ड को जनरेट कर दे, या तो ऐसी प्रोडक्शंस हो कि एक नॉन टर्मिनल हो पूरे का पूरा वर्ड एक्सप्लेन हो रहा हो कि ये वर्ड इस नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट हो सकता है, या वो किसी सेमी वर्ड को प्रोड्यूस करे, आधा वर्ड एक प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करे और आधा अगले स्टेप में प्रोड्यूस कर दे। इसको मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये देखें। एक नॉन टर्मिनल है ए, या तो नॉन टर्मिनल सीधा सीधा मुझे अल्फाबेट ही बता दे कि इस नॉन टर्मिनल से कौन सा अल्फाबेट प्रोड्यूस हो सकता है, या तो ये मुझे सीधा सीधा बता दे कि ए प्रोड्यूसेस एक्स, या फिर नॉन टर्मिनल किसको प्रोड्यूस कर दे, सेमी वर्ड को, आधा अभी प्रोड्यूस बता दे और आधा नेक्स्ट स्टेप में बता दे। जैसे कि इसको लिखेंगे कैसे, ए प्रोड्यूसेस एक्स बी, ये सेमी वर्ड वाली शक्ल है और ये वर्ड वाली शक्ल है। तो अगर आप अपनी ग्रामर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे हमेशा, तो ये मेक श्योर हो जाएगा कि अब आपकी ग्रामर के अंदर कभी एम्बिग्विटी नहीं आएगी। वरना अगर आप इस फॉर्मेट को, अच्छा दो हो सकते हैं, ये भी रेगुलर है और ये भी रेगुलर है। ऐसे भी हो सकता है कि एक नॉन टर्मिनल सीधा सीधा किसी लेटर को, किसी अल्फाबेट को प्रोड्यूस करे, या सेमी वर्ड को। सेमी वर्ड को कैसे कि ए प्रोड्यूस करे पहले बी को फिर एक्स को। ये दोनों तरीके क्या हैं, ये दोनों तरीके रेगुलर ग्रामर को जनरेट करने के। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो जब भी हम ग्रामर लिखें तो इस शेप में लिखें। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो ग्रामर लिख रहे हैं वो एम्बिगुअस है या नहीं है? ये देखिए, ये ग्रामर थी ना, ये एम्बिगुअस थी ना, हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में देखा कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है। तो ये हमें देखते ही कैसे पता चल सकता है कि ये ग्रामर इस फॉर्म में नहीं लिखी जो हमारी रिकमेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली प्रोडक्शन, ई प्रोड्यूसेस आईडी, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? स्टैंडर्ड मतलब में ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अगर आप या तो इससे समझ लें, इस रिप्रेजेंटेशन से, या इससे समझ लें। A CFG is called a regular if its production is one of either two types. इन दोनों में से किसी एक टाइप की हो। नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस सेमी वर्ड या नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस वर्ड। इसका मतलब है ये शक्ल या ये, यानी कि नॉन टर्मिनल पहले एक टर्मिनल को कॉल करे और फिर नॉन टर्मिनल। आधा नॉन टर्मिनल, पहला हिस्सा जो हो वहां पर टर्मिनल पता लग रहे हो और सेकेंड हाफ जो उसमें नॉन टर्मिनल पता लग रहे हैं। और या फिर वो डायरेक्टली पूरे के पूरे वर्ड को नॉन टर्मिनल टर्मिनल को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल सही है, या ये तो बिल्कुल सेम है कि एक नॉन टर्मिनल सीधा सीधा वो वर्ड ही बता दे ग्रामर के अंदर कि इस नॉन टर्मिनल से प्रोड्यूस क्या हो सकता है। या तो आपकी ग्रामर ऐसे लिखी हो कि वहां पर जितने भी सिंबल्स हो, जितने भी वेरिएबल्स हो, वो वेरिएबल क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उस वेरिएबल की वैल्यू ही बता दें। या अगर वेरिएबल की डायरेक्टली वैल्यू नहीं बता रहे तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसके जो वेरिएबल्स हो वो बता दें और सेकंड पार्ट के अंदर टर्मिनल्स बता दें। ये मिक्स एंड मैच ना हो, जैसे आपको इसीलिए एग्जांपल से समझाने की बात कर रही हूँ। अब ये ई प्रोड्यूसेस आईडी, हमने सीधा सीधा बता दिया कि ई एक वर्ड प्रोड्यूस कर सकता है और वो वर्ड क्या है, आईडी। तो ये शेप क्या है, ये बिल्कुल यही वाली शेप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ ठीक है, ए प्रोड्यूसेस एक्स, यानी कि हमने डायरेक्टली बता दिया है कि ई प्रोड्यूसेस आईडी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि इस वाली शेप से रिलेट कर रही है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है।
ठीक है, E प्रोड्यूसेस E मल्टीप्लाई बाय E, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर ये ऐसे लिखा होता ना, E प्रोड्यूसेस मल्टीप्लाई E, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम कह रहे हैं कि ग्रामर ऐसी हो सकती है कि कोई नॉन टर्मिनल पहले टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा हो और बाद में वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा हो, ये बिल्कुल ठीक था। या अगर ये नहीं था तो ऐसे कर देता, ये भी ठीक था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे कि एक वेरिएबल पहले वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा होगा, फिर टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा होगा, फिर दोबारा वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा होगा, यहाँ पर एम्बिग्विटी आ जाएगी। तो हमें ये नहीं होने देना। अगर हमें अपनी ग्रामर को रेगुलर रखना है, उसको एम्बिग्विटी प्रूफ रखना है, तो फिर उसकी जो सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स को हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होगा। अगर हम अपनी ग्रामर को हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये ग्रामर रेगुलर है। देखते ही पहचान सकते हैं कि ग्रामर रेगुलर है या नहीं है और इसमें एम्बिग्विटी है या नहीं। उसकी प्रोडक्शन की शक्ल को देखें, उस प्रोडक्शन की शेप को देखें। अगर प्रोडक्शन इन दोनों में से किसी एक शेप से मिल रही है तो वो ग्रामर बिल्कुल ठीक है, रेगुलर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी शेप इससे डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि ये अगर ऐसा कुछ भी लिखा है कि जहां पर एक वेरिएबल है, फिर टर्मिनल है, फिर दोबारा वेरिएबल आ गया, ये नहीं चलेगा। सारे टर्मिनल्स पहले बता दे फिर वेरिएबल्स बता दे तो भी ठीक है, या सारे वेरिएबल्स पहले बता दे फिर टर्मिनल्स बता दे, वो भी ठीक है। समझ में आ रही थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म या नहीं? तो ये दोनों फॉर्म्स जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब्दुल गफूर, अब्दुल जब्बार, अरसलान, हमजा इकबाल, सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। करिश्मा, इरफान, जी मैम। तो आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हुई है? यस मैम। क्लियर हुई है 100%? यस मैम। यस मैम। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों तरह से हो सकती है, दोनों ग्रामर लिखने का तरीका रेगुलर है, मगर इनमें से अगर हमारी ग्रामर इस शेप की होगी कि पहले टर्मिनल बाद में वेरिएबल आ रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे राइट लीनियर। राइट लीनियर क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नाम राइट साइड पर आ रहा है और टर्मिनल्स लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं। अगर ग्रामर होगी लेफ्ट लीनियर तो उसके अंदर वेरिएबल्स लेफ्ट पर आ रहे होंगे और टर्मिनल्स राइट साइड पर आ रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? ये दोनों ही शेप्स जो हैं ये रेगुलर ग्रामर की हैं। ये भी रेगुलर तरीके से लिखी हुई है, ये भी रेगुलर तरीके, दोनों ही वैलिड है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि ये राइट लीनियर है, ये लेफ्ट लीनियर। ठीक, तो अब अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। मुझे बता दें कि ये ग्रामर लेफ्ट लीनियर है या राइट लीनियर है या रेगुलर है या रेगुलर ही नहीं है। पहले बताएं रेगुलर है। यस मैम, रेगुलर है। रेगुलर है। वहीबा बोल रही हैं? यस मैम। पता है मैं आपको आवाज से पहचानी हूँ, नजर नहीं आया मुझे आपका नाम। वेरी गुड। वहीबा आप बिल्कुल ठीक कह रही है, रेगुलर है। तो मुझे थोड़ा ये बताएंगी कि आप कैसे इस रिजल्ट पर पहुंची कि ये ग्रामर रेगुलर है? मैम इसमें एम्बिग्यूटी इसलिए नहीं है कि ए पे जो ना ए बी आ रहा है और फिर बी आ रहा है, मतलब दो हैं, सही है, सेम नहीं है कि ए बी और ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, एम्बिग्यूटी नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एम्बिग्यूटी नहीं है। अच्छा, लेकिन जो रेगुलर शेप है ना, वो शेप्स में यहाँ पे जरा कॉपी कर दूं। हमारी जो रिकमेंडेड शेप्स है ना, वो ये दोनों है। लेकिन मैम इसमें ए जो है वो बी कर रहा है प्रोड्यूस, एक नॉन टर्मिनल सिर्फ, उसको क्या करेंगे? ये है। तो अब पहला सवाल ये है कि ये ए एक्स बी, तो पहला तो ये बताएं कि ये बी प्रोड्यूसेस ए। सबसे आखिरी वाली से शुरू करते हैं। वहीबा, ये वाला प्रोडक्शन जो है ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है? रेगुलर है मैम। रेगुलर। रेगुलर है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी प्रोडक्शन से मैच कर रहा है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में से? राइट लीनियर। राइट में भी, राइट लीनियर में भी मौजूद है ये फॉर्म और लेफ्ट लीनियर में मौजूद है, दोनों में। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। राइट लीनियर हो लेफ्ट लीनियर हो, ये प्रोडक्शन तो हमेशा रेगुलर ही हो। बिल्कुल सही, सेकंड वाली से। अच्छा, अब आते हैं इस वाली के ऊपर।
सबसे पहले हम बी, अकेले बी की बात करते हैं। ए प्रोड्यूसेस ओनली बी, ए सिर्फ और रेगुलर सिर्फ नहीं बी है। को प्रोड्यूस कर रहा है। अब मलूक कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रेगुलर नहीं है क्योंकि ए प्रोड्यूस बी कर रहा है, ये शेप तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अलग करके लिखे थे तो क्या क्या नॉन टर्मिनल नल हो सकता है ना? नहीं, ग्रामर अब नल का सवाल नहीं रह गया क्योंकि पूरी ग्रामर मेरे सामने लिखी हुई है ना, यहाँ तो कहीं नल है ही नहीं ना। अगर नल हो सकता तो यहाँ लिखा होता, यहाँ नल नहीं है तो नल नहीं होगा। अब आप ये देखें कि ए प्रोड्यूस कर रहा है बी के केस में पूरा का पूरा वर्ड। हमने एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि रेगुलर ग्रामर तब होगी कि या तो नॉन टर्मिनल एक ही इस झटके में पूरे वर्ड को बता दे, या फिर अगर पूरे वर्ड को नहीं बता सकता तो अपने जो सिंबल है उनको दो पार्ट्स में ब्रेक करे, एक पार्ट में टर्मिनल्स रख दे और एक पार्ट में नॉन टर्मिनल्स रख दे, उनको मिक्स ना करे, उनकी खिचड़ी ना बनाए। ठीक है, पहले सिर्फ टर्मिनल्स आ जाए फिर नॉन टर्मिनल्स आ जाए, या पहले सिर्फ नॉन टर्मिनल्स आ जाए फिर टर्मिनल्स आ जाए। ठीक है, ये भी चलेगा कि पहले टर्मिनल्स की लिस्ट हो फिर नॉन टर्मिनल्स की लिस्ट हो, ये भी चल जाएगा। और ये भी चल जाएगा कि पहले टर्मिनल नॉन टर्मिनल्स की लिस्ट हो फिर टर्मिनल्स की लिस्ट हो। अब आप ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बी लिखा हुआ है तो ये तो ना ये शेप है ना ये शेप है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मलूक कि ये जो बी लिखा है ये इस शेप में है, तो आप मानेंगे मेरी बात? नहीं मैम, क्यों? मैं वो थोड़ा तो नॉन टर्मिनल को कर रहा है ना, ये तो टर्मिनल को कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप बात तो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बी को देखूं, ये पूरा वर्ड मुझे इसी स्टेप पे बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि अब कुछ बाद में रिजॉल्व होगा। ये पूरा का पूरा बी जनरेट सिर्फ ए को कर रहा है, तो मैं इस बी को ए से रिप्लेस कर सकती हूँ ना, तो ये इस फॉर्म में कहलाएगा। बी को हम कहेंगे कि ये वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जब ए प्रोड्यूसेस बी है तो एक्चुअली वो वर्ड प्रोड्यूस या सेमी वर्ड इन दोनों में से कुछ कर रहा है। हाँ भी पूरा वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ए के अंदर कैपेबिलिटी है इस प्रोडक्शन के केस में कि वो पूरा वर्ड प्रोड्यूस कर दे, बी पूरा का पूरा वर्ड प्रोड्यूस कर देगा। और ये ए डबल ए बी, ये वाला जो प्रोडक्शन है ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर? रेगुलर। ये भी रेगुलर है क्योंकि ये दो हाफ्स में ना, यहाँ पर पहले वेरिएबल का लिस्ट है, हमारे पास वेरिएबल है और बाद में नॉन टर्मिनल्स है, तो ये भी रेगुलर है, फॉर श्योर रेगुलर है। इसलिए रेगुलर है कि यहाँ पर ए और बी दो जरूर हैं लेकिन ये बाद में दिए गए। ठीक है, तो रेगुलर ग्रामर इस शेप की भी हो सकती है, ये भी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। हालांकि दिखने में थोड़ा सा फर्क है लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली तो ये ग्रामर और ये ग्रामर एक ही शेप की है, जबकि वो ई वाली मैं अगर आपको दोबारा से दिखाऊं तो उसकी शेप ये नहीं है। ये ग्रामर अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूं थोड़ा सा, तो ये वाली जो ग्रामर है ना, ये हमारी रिक्वायर्ड शेप की नहीं है। ये इस शेप में नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर पहले वेरिएबल है फिर टर्मिनल है फिर से वेरिएबल है, ये नहीं चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पर देखें कि पहले सिर्फ वेरिएबल है फिर सिर्फ टर्मिनल है, तो ये रेगुलर है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। मैम एक बात पूछूं? जी पूछे बेटा। मैम अगर ये ग्रामर राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर होगी यानी ये रेगुलर ग्रामर है, अगर ये दोनों में से कोई एक हुई तो फिर वो रेगुलर ग्रामर है। हाँ, अगर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर है तो ग्रामर है। हाँ, सबसे पहले आप लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर को ना देख के आप इसकी शेप देख लें। ठीक है, हाँ अगर ये लेफ्ट लीनियर है राइट लीनियर में से कोई एक शेप है तो ये वो है कॉन्टेक्स्ट रेगुलर ग्रामर। बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूजन रह गई तो एक दफा इसको बुक से या किसी और इंटरनेट से किसी और सोर्स से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो बात मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ वो आपको कहीं और से जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 मिनट का ब्रेक करती हूँ। मैं मगरिब की नमाज भी पढ़ लूंगी और ये जितना सेशन है इसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगी, क्योंकि वरना क्या होता है कि 3 घंटे का पूरा सेशन मेरा लैपटॉप रिकॉर्ड कर नहीं पाता, वो बीच में हार्ड डिस्क फुल हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेक करके मैं मगरिब की नमाज पढ़ती हूँ, ये रिकॉर्ड करके इसको मैं स्टोर करके फिर दोबारा आपके साथ आऊंगी ताकि मेरी हार्ड डिस्क फुल ना हो और मैं नमाज भी पढ़ लूँ। ठीक है, आप कितने बजे क्लास शुरू होगी?
ठीक है मैम। मैं तो 5 मिनट में फारिग हो जाऊंगी, आप बता दें 5 मिनट बाद ही शुरू कर दूं? मैम 10 मिनट दे दें। हमें आने जाने में टाइम लग गया। कहाँ जा रहे हैं? 15 मिनट का ब्रेक। कहाँ जा रहे हैं? नमाज मस्जिद दूर है अच्छा, मैम। नमाज बाहर में। जाते हैं। ठीक है, आप 20 मिनट ले लें। यस मैम सर। ओके मैम। ठीक है, 20 मिनट बाद मिलते हैं हम 6 बजने में 10 मिनट। ओके ओके।